नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य की पाठशाला में। हम लोगों ने कल यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए देखा था हिंदी वर्णमाला। आज हम लोग थोड़ा सा देखें, क्योंकि हम लोगों ने प्रश्नों का एनालिसिस किया तो उसमें देखा है कि कवि और उनकी रचनाएं, इनसे प्रश्न बन रहे हैं और थोड़ा सा क्लिष्ट भी बन रहे हैं। कुछ साहित्य अकादमिक्स पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी प्रश्नों को देखा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लेखक, कवि, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। बहुत मुख्य कवियों को देखेंगे, सभी को देखने की आवश्यकता नहीं है और केवल ये रिवीजन की तरह इसको हम देखेंगे। और इसको आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग भले ही 2x पर देखिए, किंतु अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए। निश्चित है आपको फ़ायदा होने वाला है इनसे और 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर से मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कभी हम देखते हैं सूरदास को। देखिए, सूरदास की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, इनमें सब में देखिए सूरदास और सूरदास की रचनाओं में सब में सा मिलेगा। सा से सूरदास, सा से सूरसागर, सा से साहित्य लहरी और सा से सूरसारावली। स्पष्ट है, इनकी रचनाओं को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि सूरदास के नाम के पहले सा आता है और इनकी रचनाओं में भी पहले सा आता है। इसके बाद कबीर की वैसे मूलतः तो 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी, लेकिन इनको तीनों को इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित करके बीजक बनाया था। तो इनकी रचनाएं बीजक और साखी, सबद, रमैनी जो कि बहुत ही प्रमुख हैं और सभी जानते भी हैं इनके विषय में। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तुलसीदास की 12 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान्यता देते हैं। इनकी कुछ रचनाओं को हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाहचू, पार्वती मंगलम, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। देखिए, ज़्यादातर जो वली हैं वो सब क्या हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो बन सकते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली से और वरवय रामायण से, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो तुलसीदास जी की ऐसी रचना है जो ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखती है। और वहीं पर वरवय रामायण पर को लिखते समय तुलसीदास जी पर सूरदास जी का प्रभाव रहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सूरदास जी का प्रभाव तुलसीदास जी की किस रचना पर दिखता है, तो वो वरवय रामायण पर दिखता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है, तो वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे चलते हैं। मीराबाई की रचनाएं हैं राग गोविंद, नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठा, यही इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना की रचनाओं को हम देखें तो दोहावली, जो कि जनरली लिखा है रहीम ने, जैसे रो दोहावली, रहीमन निजमन की व्यथा रखिए निजमन गोए, ये वहीं का दोहा है, दोहावली का ही दोहा है। उसके बाद बरवे नायिका भेद ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी का संबंध रहीम से था। रहीम इनके मित्र थे तुलसीदास जी के, तो तुलसीदास जी के मित्र होने के कारण रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा था और इसी के संबंध में उस बरवे नायिका भेद पर सूरदास का भी प्रभाव है, किंतु जो मुख्यतः आता है वो रहीम का प्रभाव आता है कि बरवे रामायण पर रहीम का प्रभाव है। बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है, रहीम दोहावली रहीम की रचना है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्व सवैया और रहीम रत्नावली, ये रहीम की रचना है। और रहीम का पूरा नाम भी आ सकता है कि अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। रसखान की 3 रचनाएं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। इसके बाद आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की मुख्यतः 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, पद्मावट, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें क्या बन सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है, तो आखिरी कलाम, इनकी रचना है आखिरी कलाम, उसमें कयामत का वर्णन किया गया है। चित्रलेखा भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद आते हैं चंद्रबरदाई का आदिकाल में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो, बिहारी लाल की बिहारी सतसई, भूषण की शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहेंगी। सेनापति की रचनाओं को देखेंगे तो कवि कल्पद्रुम,
कवित रत्नाकर ये सेनापति की रचनाएं हैं। घनानंद का है सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड, रस केलिवल्ली, कोकसार ये घनानंद की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण कवि हैं, भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं और इन्हीं की रचना है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, झंकार, हिंदू, नहोस, अनघ ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न बन सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना के पश्चात राष्ट्र कवि घोषित किया गया था, राष्ट्र कवि कहा गया था? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। इसी रचना के बाद मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी। रामधारी सिंह दिनकर स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं, उपराष्ट्र कवि। इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, रेणुका, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, हारे को हरिनाम, आत्मा की आँखें ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचनाएं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे और चौखे चौपदे भी इनकी रचना है। चुभते चौपदे और चौखे चौपदे, रस कलश ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की रचनाएं हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं देखेंगे। अनामिका, तुलसीदास, गीतिका, परिमल, अपरा, राम की सक्त पूजा, जूही की कली, सरोज स्मृति, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन इनकी रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है वो हो सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की किस रचना में या कौन सी ऐसी रचना है जो छंद बंधन से मुक्त होती है। तो वहाँ पर आती है जूही की कली, जो अभी तक एक ट्रेंड चला रहा था कविता लिखने का, उस ट्रेंड को इन्होंने तोड़ा था। इसके आगे सुमित्रा नंदन पंत जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, उत्तरा, उच्छ्वास, लोकायतन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, काला और बूढ़ा चांद, युगवाणी ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ रचनाएं हैं। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम से पूरा का पूरा एक हरिश्चंद्र युग चलता है, भारतेंदु युग चलता है, वह युग के कर्णधार उनकी रचनाएं हैं। देखते हैं कि प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, उर्दू का स्यापा। आप देख रहे होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में आपको ज़्यादातर रचनाओं में प्रेम शब्द मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक का काम कर सकता है कि जिन भी रचनाओं में आप प्रेम देखते हैं, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, इनमें सब में आप देखिए अधिकतर रचनाओं में, ऊपर की रचनाओं में आपको प्रेम शब्द मिल रहा है। तो जहाँ भी आपको प्रेम मिले ऐसे आप वहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को टिक कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार और प्रेम राज्य। इसके बाद है श्रीधर पाठक की ने रचनाएं कुछ स्वयं की भी लिखी हुई हैं और कुछ इनकी रचनाएं अनुवादित भी हैं, जैसे कश्मीर कुसुम, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम ये रचनाएं हैं। जिसमें जो उजड़ ग्राम है ये डेजर्ट विलेज का अनुवाद है। इसके बाद आती हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। महादेवी वर्मा का जो यामा है ये महाकाव्य है। इसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी से आज यूपीपी की एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में आज प्रश्न बना था इनके आत्मकथा से, क्या भूलूं क्या याद करूं, कि यह किस नंबर की आत्मकथा है। तो आगे देखिए कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। आगे देखिए गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं देखेंगे सन्नाटा, गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, धर्मवीर भारती इनकी रचनाएं देखेंगे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और गुनाहों का देवता एक इनका उपन्यास भी है। इसके आगे नागार्जुन को देखेंगे। नागार्जुन की है पाषाणी, चंद्रमा,
बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, कविता है जो कि, और इसके बाद देखेंगे कि बहुत दिनों के बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं रंगे राघव। रंगे राघव की रचनाएं देखिए, पांचाली, मेधावी, अजेय, खंडहर, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आ जाइए आगे तो देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखिएगा कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये कविता संग्रह है इनका, केदारनाथ अग्रवाल का, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर अज्ञेय की रचनाओं में देखेंगे जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इनकी रचनाओं में देखेंगे तो तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, रूपांबरा, भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, सदा नीरा जो कि 2 भागों में है, हरिघास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, पहले मैं सन्नाटा बुंदा हूँ, सागर मुद्रा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है गजानन मुक्तिबोध की, कि चांद का मुंह टेढ़ा और अंधेरे में। इसके बाद कुंवर नारायण की आत्मजयी। आत्मजयी में नचिकेता और यम संवाद आता है जो कठोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद महत्वपूर्ण है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का है लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे मानसी है, पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, कविता कौमुदी, ये सब राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, आज 23/8/2024 यूपी पीरी एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट में सुभद्रा कुमारी चौहान से पैसेज आया था, और वो पैसेज था झांसी की रानी। उसमें पूछा भी गया था कि इस पैसेज का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो वो होगा झांसी की रानी। वही बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये वही पद था, और इसका जो शीर्षक होगा वो झांसी की रानी होगा। फिलहाल इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे त्रिधारा है, मुकुल है, झांसी की रानी, ये महत्वपूर्ण रचना है। एक ये भी पूछा गया था कि लेखिका की उपयुक्त आई थिंक ऐसा ही कुछ था कि उपयुक्त पंक्तियों की जो लेखिका हैं उनकी अधिकतर रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो इनकी अधिकतर रचनाएं देशभक्ति से संबंधित थी। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, संभावनाएं हैं ऐसी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में कौन सा रस प्रधानता दिखाई पड़ता है, तो वीर रस प्रधानता रूप से दिखाई पड़ता है। इसके बाद आते हैं धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। और ये प्रश्न आज सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि धूमिल का पूरा नाम क्या है। आगे देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की है प्रलय सजन, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, हिल्लोल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अशोक वाजपेयी महत्वपूर्ण कवि हैं। अशोक वाजपेयी की रचनाएं देखेंगे कि कागज़ के फूल, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है, ये भरत भूषण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। कागज़ के फूल, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है। अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं देखेंगे, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है। इसके बाद देखिए शैलेश जैदी की रचना, अब किसे वनवास दोगे, महत्वपूर्ण रचना है। उपन्यासों में कुछ देख लीजिए, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो कि प्रथम उपन्यास माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट का देखिए 100 अजान 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी। श्रद्धाराम फुलौरी का है भाग्यवती, किशोरीलाल गोस्वामी का है लीलावती, त्रिवेणी, चपला, तारा, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र, लौंग लता, ये किशोरीलाल गोस्वामी का है। राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू, इम्पॉर्टेंट है। राधा कृष्ण दास का यह उपन्यास निस्सहाय हिंदू इम्पॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी और वीरेंद्र वीर। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा एक इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास हैं विराट की पद्मिनी, गढ़कुंठार। विराट की पद्मिनी इम्पॉर्टेंट उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। गोपाल राम गहमरी जो जासूसी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, गोपाल राम गहमरी, इनके उपन्यास हैं भोजपुर की ठगी, गुप्तचर, अद्भुत लाश,
बेकसूर की फांसी और खूंटियों पर टंगे लोग, ये इन्हीं की सर्वेश्वर दास सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। ये करेक्शन करिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। और सरकटी लाश ये गोपाल राम गहमरी की रचना है। सरकटी लाश ये गोपाल राम गहमरी की रचना है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनके नाम से पूरा का पूरा उपन्यास युग जाना जाता है, जो कहानी सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद। उनके उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, मंगलसूत्र। महत्वपूर्ण यह है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है, ये प्रश्न बन सकता है, तो वह है मंगलसूत्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश जी के उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकला फूल। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यासकार कई हैं, किंतु समय के अनुसार हम आगे जी को देख लीजिए। आगे जी भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। आगे कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए। जैसे कि एक प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक काफ़ी लंबा वृत्तांत होता है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को यूज़ किया जाता है, लगभग 1000 प्रश्नों को यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा कि आत्मकथा लिखी जा रही है तो 1000 पेजों में लिखी जाएगी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको लिखेंगे। आगे देखिए, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास द्वारा लिखी अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो ये इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन सी भोजपुरी में लिखा गया है। आवारा मसीहा के लेखक हैं, ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी है रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी है रमेश चंद्र शाह। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैदेही वनवास के लेखक हैं, ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश, ऑप्शन सी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश। कवि धूमिल का पूरा नाम था। देखिए ये वही क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना थी और वो क्वेश्चन शायद आज के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा भी गया था कि कवि धूमिल का पूरा नाम था। ये गोरख पांडे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी है सुदामा पांडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे। आगे देखेंगे, प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1936। तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इस आसान से प्रश्न में भी लोग फंसेंगे, क्योंकि लोग जहाँ ही सुनेंगे कि अवधी भाषा में रचना हुई है वो तुरंत तुलसीदास को टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में तुलसीदास है भी। ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास और ऑप्शन नंबर डी है जायसी। वो तुरंत टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास को। लेकिन यह जानने की आवश्यकता है कि तुलसीदास जी ने केवल और केवल सिर्फ अवधी में रचनाएं नहीं की, उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती हैं। तो शुद्ध अवधी उनके यहाँ परिष्कृत अवधी देखने को मिलती है, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी 3 रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं इनकी शुद्ध अवधी भाषा में मिलती हैं। आगे देखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, क्यों आती है लौट शून्य चित्त से लौट प्रतिध्वनि मेरी। ये आंसू नामक रचना है। आंसू नामक रचना की पंक्तियां हैं। पूछ रहे हैं कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं ये आंसू नामक एक कविता है उससे ली गई हैं। इनके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, और आंसू से ही ली गई है पंक्तियाँ कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पथ के साथी, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंखला की कड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला की कड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए जो पथ के साथी दिया गया है, इसमें इन्होंने अपने समसामयिक और अपने से श्रेष्ठ, अपने समसामयिक जितने भी रचनाकार हैं उनके विषय में लिखा है पथ के साथी में। इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है त्रिवेणी, और त्रिवेणी में तीन महान कवियों का जिक्र किया गया है। और इसी त्रिवेणी के आधार पर कह दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को कम स्थान देते थे, कबीर को कम महत्व देते थे, किंतु ऐसा है नहीं। एक समीक्षक की दृष्टि से सभी कवि समीक्षा के लिए ही होते हैं। उनके लिए किसी भी कवि को, किसी भी रचनाकार को, किसी भी साहित्यकार को कम या ज़्यादा स्थान देना ये नैतिक रूप से उचित नहीं है, और ऐसा किसी भी आलोचक ने, किसी भी इतिहासकार ने, किसी भी साहित्य के इतिहासकार ने ऐसा नहीं किया है। त्रिवेणी में जिन 3 कवियों की चर्चा की गई है अभी उनके विषय में देखते हैं, किंतु पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कबीर, सूर, तुलसी, ऑप्शन बी है जायसी, सूर, तुलसी, ऑप्शन सी है पंत प्रसाद निराला, ऑप्शन डी है केशव बिहारी घनानंद। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जायसी, सूर और तुलसी। मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इन 3 कवियों को और इनके काव्य की और इनकी समीक्षा प्रस्तुत की है त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किस रचयिता की है। पूछा गया है कि अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। अगली पंक्ति होगी कि न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किस रचयिता की है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है निराला, ऑप्शन नंबर डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। और इसमें जो पहली पंक्ति दी गई है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, दूसरी पंक्ति होगी न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। वैशाली की नगरवधू ये उपन्यास इंपॉर्टेंट है, इसके उपन्यासकार भी इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य चतुर सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है इलाचंद जोशी, ऑप्शन नंबर डी है यशपाल। तो जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य चतुर सेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी में यशपाल, ऑप्शन नंबर सी रेणु इन द सेंस फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। मानस का हंस जीवनी परख उपन्यास है, और ये इसमें जो है तुलसीदास जी की जीवनी लिखी गई है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न बहुत बनते हैं कि पहला उपन्यास कौन सा है, अंतिम उपन्यास कौन सा है, और एक ये भी बनता है कि अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है वो तो हमने अभी देखा था कि मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। फिलहाल अंतिम उपन्यास कौन सा है ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सेवा सदन, ऑप्शन नंबर बी है निर्मला, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमाश्रम, ऑप्शन नंबर डी है गोदान। तो पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी गोदान। मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है गोदान, और गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने सन 1932 में लिखना शुरू किया था। 1936 में गोदान उपन्यास को हिंदी
ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, गोदान उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी ने 1932 में लिखना शुरू किया था। 1936 में गोदान उपन्यास को हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? देखिए अभी हम लोग जिक्र ही कर रहे थे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आ ही गया कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। तो इस प्रश्न को तो देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने 2 बार देख लिया है कि प्रेमचंद का मंगलसूत्र नाम का उपन्यास अधूरा उपन्यास है। आगे देखेंगे, नूतन ब्रह्मचारी कृति है, इंपॉर्टेंट कृति है। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास, पूरा नाम होगा लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर बी होगा बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी होगा किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी होगा बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद आता है मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी है रंगे राघव, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी है आचार्य चतुर्सेन। हमने अभी आचार्य चतुर्सेन का देखा था वैशाली की नगर वधू, जो कि एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। अभी हम देख रहे हैं मृगनयनी, जिसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ए। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो हमने देखा है कि ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? जाहिर सी बात है, फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है प्रसाद इन द सेंस जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है हरिऔंध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। त्यागपत्र सभी जानते हैं, त्यागपत्र जो है किसका उपन्यास है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र कुमार। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, तो इनके कुछ उपन्यासों को देखना चाहिए, जैसे सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, व्यतीति, परख, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। लेकिन जैसे कि साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से प्रश्न बन रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जैनेन्द्र कुमार के मुक्तिबोध उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण रचनाकार की यह सीरीज़ आज समाप्त हुई। ये केवल रिवीजन मात्र था, और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, जिस भी शिफ्ट में है आपका, आप एक बार भले ही इसे डबल स्पीड करके देखें, किंतु एक बार अवश्य देख के जाएं। एक भी प्रश्न यदि इससे आपके बढ़ते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी साहित्य की पाठशाला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।